हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं 2000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज पार्ट 3 है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो हिंदी व्याकरण के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी हर एक परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में से हुआ है। इस वाले सीरीज में हमने मोस्टली क्वेश्चन रखे हुए भाषा के ऊपर। ठीक है, हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं लेकर आई हूँ आज। तो आधुनिक जो भाषा वर्तमान में अभी जो हिंदी भाषा है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था, साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, वैसे हिंदी पर भी हर एक भाषा पर, हर एक सब्जेक्ट पर रिसर्च चलती रहती है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, पहले क्या थी, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आया। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है और कॉपी में अपने आंसर को टिक करना है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, नंबर ऑफ आंसर कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट से मुझे पता चल जाएगा, तो क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ाया जाए या इतना ही रखा जाए जो मुझे पता चल पाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना है कि 20 आउट ऑफ कितने आपके नंबर आए। ठीक है, तो आपको आंसर इसमें लगाना है अपना। इसका करेक्ट आंसर है अपभ्रंश से। सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ठीक है, अब है भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है। जो हम भाषा बोलते हैं उसका कहीं से संयोग तो होता है ना, किन से मिलकर बनती है हमारी भाषा। तो किन से मिलकर बनती है, सबसे पहले हम हिंदी में जब सीखते हैं या किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, उस भाषा की हमें क्या पढ़ना पड़ते हैं, लेटर पढ़ने पड़ते हैं, उसकी लिपि पढ़नी पड़ती है। तो इसमें से आंसर बताइए फिर क्या होना चाहिए। आंसर आना चाहिए ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह जो लिखित रूप में होते हैं वही हमारी लिपि कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ध्वनि चिन्ह। जैसे हिंदी में आ ई उ, ये सब क्या है, ध्वनि चिन्ह, जिनको हम लिख देते हैं तो हमारी लिपि बन जाती है। इन्हीं के संयोग से हमारी भाषा बनती है। अगर किसी भी भाषा में वर्ण नहीं होंगे, लिपि नहीं होगी, तो भाषा ही नहीं बना सकते हो। इसके बाद भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। ठीक है, मूलभूत जो एक ना बेसिक, सबसे मूलभूत, जैसे किसी मकान को बनाने के लिए नींव बनानी पड़ती है, उसी प्रकार से भाषा की मूलभूत इकाई क्या आनी चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन कर लिया है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्या आंसर आएगा। करेक्ट आंसर है ध्वनि चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्ह मतलब वही आपकी वर्णमाला, उसके बाद क्या आ जाएंगे अक्षर, अक्षर के, ठीक है, उसके बाद आपके शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद फिर आपका पूरा पैराग्राफ आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। अब भाषा के अंग होते हैं ना अलग अलग, अभी जो हम बता रहे थे पिछले क्वेश्चन, एक दूसरे से कनेक्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इजिली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें से ध्वनि सबसे पहले आएगा, मूलभूत इकाई होगी। ध्वनि के बाद हम शब्द बनाते हैं वर्णों से ही, उसके बाद हम शब्दों से वाक्य बना लेते हैं, लेकिन लेख जो है भाषा का अंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेख। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हलंत लगाए क्या है। तो भास धातु से। ठीक है, संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया। ठीक है, तो इसकी भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है भास धातु से हुई है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, भास। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। आपके सामने चार नाम दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और बाबू गुलाब राय। ठीक है, ये बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं। अगर आप हिंदी से जरा भी परिचित हैं तो ये आपको चार नाम बहुत ही आसानी से पता चल जाएंगे। हिंदी में आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा है, भारतेंदु। ठीक है, जो भारतेंदु जी के नाम से ही पड़ा है। इसी प्रकार से दूसरा काल आता है इसके बाद, द्विवेदी काल। तो ये दो नाम आपको दिख रहे हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, पूछा जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोनों नाम में, क्योंकि हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने कवि हैं। ठीक है, दोनों ही कवि यहाँ पर जो आपके सामने हैं, लेखक कवि जो भी हैं। ठीक है, तो आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका से जुड़े हैं, जिन्होंने हिंदी में बहुत सारी कमियों को, कह सकते हैं कि जो कमी थी उनको लेखकों को आह्वान किया और उन कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। तो हिंदी जो विकसित रूप है वो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें फिर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।
हिंदी की उपभाषाओं की संख्या, अगर आपने मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी तो आप ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने उसमें आपको ढेर सारे फैक्ट बताए थे कि हिंदी भाषा जो है हमारी, ठीक है, अपभ्रंश से निकली हुई है। अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं। पिछले सेकंड वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेंगे। बोलियों और भाषाओं पे बहुत अच्छे इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बताना है कि कितनी है, टोटल ये है 5, ठीक है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। अब जो हमारे पास हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं, उनमें से जो मानक रूप है, मतलब जो मानक माना गया है, सही माना गया है, वो कौन सा रूप है। वो रूप है आपका खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली को आधुनिक समय में मानक रूप में मान्यता मिली हुई है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आपने जरा भी ध्यान से सुना होगा तो इजीली आंसर पर पहुंच गए होंगे, और उम्मीद है कि सब बच्चों ने से एकदम करेक्ट आंसर किया होगा। 5 उपबोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। रोमन किसकी है, अंग्रेजी की। इसी प्रकार से ग्रीक और अरमाइक आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्रम से चलें तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश आती है। तो अपभ्रंश का विकास जो है वो किससे हुआ है, प्राकृत से हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश के बाद 5 उपभाषाएं आती हैं, उसमें से हमारी खड़ी बोली हिंदी जो है मानक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितने भारतीय जो राज्य हैं जहां पर राजभाषा हिंदी है। हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है। जैसे नागालैंड की अंग्रेजी है, ऐसे ही तमिल, उड़िया, कन्नड़, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा है। तो आपको बताना है भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। और ओवरऑल हिंदी को जो है पूरे भारत में किसका दर्जा प्राप्त है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि हिंदी को भारत में कौन सा दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन दे रही हूँ आपको, राजभाषा, मानक भाषा या राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको आंसर बताना है कि हिंदी को भारत में किसका दर्जा मिला हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने उम्मीद है कि टिक लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर है 10 राज्य, ठीक है। जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ठीक है। इन राज्यों की जो भाषा है, हिमाचल प्रदेश है, इनकी क्या है, हिंदी। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। 14 अगस्त 1950 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1949 को और 14 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर बताना है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सिर्फ आपके मंथ चेंज कर देगा, ठीक है, डेट सेम कर देगा, या फिर डेट चेंज कर देगा, ईयर सेम कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वैसे तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना है आपको। तो करेक्ट आंसर है हमारा 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अभी किया, जस्ट हमने अभी क्वेश्चन किया ये वाला। एक हमारा हिंदी दिवस आता है, एक विश्व हिंदी दिवस आता है, ठीक है। हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर, अभी बताया ना, 14 सितंबर 1949, 1949। तो 1949 14 सितंबर को हिंदी को मान्यता मिली थी, इसीलिए 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 5 जनवरी, जो अभी निकल गया है तुरंत ही, इसी मंथ में हमारा निकला हुआ। तो ध्यान से इसे हमें देखना है। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस दोनों में अंतर है, ठीक है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये स्टेटमेंट संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। किसमें कहा गया है कि संघ की जो भाषा है, संघ मतलब राष्ट्र की, ठीक है, भाषा जो है हमारी वो क्या होगी, हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। ये संविधान में किस अनुच्छेद में कहा, किसमें कहा गया। ये बहुत आसान तरीके से ये 3 प्रश्नों को आपको देखना है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी को मान्यता कब मिली है, और किस अनुच्छेद में हिंदी को, ठीक है, भाषा और देवनागरी लिपि कहा गया। 343 याद रखना है, ठीक है। 343, 343, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपको मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था, और मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया वर्ण, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी पढ़ सकते हो ग्रामर को। हिंदी में जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो हर वर्ग का अंतिम लेटर यानी एक वर्ग में 5 अक्षर है। क ख ग घ ञ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और पा फा ब भ म। तो ये जो पंचम अक्षर जिसे बोलते हैं, इन सब का उच्चारण स्थान नासिक के होता है, यानी कि नाक के स्वर बोलते हैं। ना, म, ञ। आप बोल के देखिए तो आप क्या क्या आ जाएगा, नासिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। ठीक है, आज संचार माध्यम में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया था मैंने आपको कि खड़ी बोली को हमने क्या मानक रूप में, तो सिंपल सी बात है, ना ही टकसाली है, ना ही पश्चिमी है, ना ही आम है। ठीक है, कौन सी है, मानक हिंदी। इसको हम, क्योंकि मानक हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा के रूप में, यानी कि जो आप देखते हो कि एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो भाषा लिखी है तो पूरे भारत के लिए वही भाषा रहेगी हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, हिंदी भाषा की जब बात करते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग उसमें देखेंगे तो उड़िया, तमिल तमिल या फिर संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, कुछ भी होगी तो उसका अलग अलग रहेगा। लेकिन आप नॉर्मली देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में दो ही आपको समाचार ज्यादातर मिलते हैं। न्यूज़पेपर आपको या तो हिंदी में मिलेगा या फिर क्षेत्रीय भाषा वहां का मिल जाएगा। लेकिन पूरे भारत की अगर बात करो तो या तो आपको इंग्लिश मिलता है या फिर आपको हिंदी में। तो कौन सा हिंदी का है रूप, मानक हिंदी। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है। ठीक है, व्याकरण और वर्तनी ध्यान से देखना है। ठीक है, व्याकरण जहां पर आपके संज्ञा, लिंग, वचन, कारक का सही प्रयोग हो और सही शब्द लिखे हो, सही मात्राओं का प्रयोग किया गया। इस दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है, साहित्यिक भाषा कहलाती है, प्रांजल भाषा कहलाती है, व्याकरणिक भाषा कहलाती है, या फिर मानक भाषा कहलाएगी। कौन सी भाषा कहलाएगी, ये कहलाएगी मानक भाषा, क्योंकि व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता के कारण ही इसको क्या बोला गया, खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, जिसको पूरे भारत में वही एक कॉमन भाषा है जिसे हिंदी के रूप में जाना। इसलिए बोली पे नहीं जा रहे कि हमें भोजपुरी आती है, ब्रज भाषा आती है, अवधी, वो नहीं, वो हमने बोल दिया साहित्य में प्रयोग होने के कारण, लेकिन बोलियां हैं। खड़ी बोली जो है उसको मानक रूप दिया गया क्योंकि व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से वो शुद्ध है, इसलिए। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन बोलियों का लोप हो जाता है। अब जो मानक हिंदी है वो पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली हैं। पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां निकली हैं, 5। ठीक है, पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा है जिससे 5 बोलियां निकली हैं। तो वही पूछा गया है कि खड़ी बोली है, ठीक है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, तो उसमें यही पूछा गया कि जो पश्चिमी हिंदी है जिसकी बोली कौन सी है, खड़ी बोली। ठीक है, तो उसमें किसका लोप हो जाता है, क्योंकि मानक हिंदी की बात कर रहे हैं ना, मानक का मतलब है खड़ी बोली। ठीक है, तो इसमें किसका लोप हो जाता है, इसमें द्वित, जैसे आप डबल ता लिखते हो, डबल ना लिख दिया, तो उसमें इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, अभी अगर पूछा जाए हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, पर देवनागरी का विकास किससे हुआ है, किसका विकसित रूप है। ठीक है, यह है ब्राह्मी। ठीक है,